हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड केबल्स। ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आईटीआई के सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये चैप्टर है अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरी तरीके से, तो ऑलरेडी जो नोट्स बने हुए हैं मैं आपको उसी से समझा रही हूँ। तो अंडरग्राउंड केबल्स की जो संरचना होती है और अंडरग्राउंड केबल्स के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, इनकी संरचना एक बेसिक संरचना होती है। मतलब सभी केबलों की ऑलमोस्ट सेम सी होती है। किसके ऊपर इंसुलेशन आएगा, कोर आएगी, इंसुलेशन आएगा, फिर उसके बाद बेडिंग आएगी, आर्मरिंग आएगी, सर्विंग आएगी। तो एक प्रोसेस होता है इसमें संरचना का। उस हिसाब से तो हम बेसिक संरचना समझेंगे, क्योंकि आपके आईटीआई में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मरिंग में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए, बेडिंग में कौन सा करते हैं, सर्विंग जो की जाती है वो कब कहाँ की जाती है, आर्मरिंग के ऊपर की जाती है कि बेडिंग के ऊपर की जाती है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो हम ये थ्योरी है तो इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी सोर्सेज का थोड़ा सा कमी हो गई है, तो जैसे भी मैं अरेंजमेंट करके आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। अंडरग्राउंड केबल्स के लाभ: तूफान, आंधी, मौसम दशा आदि में हानि की संभावना कम होती है। ओवरहेड लाइंस की भांति इसे टूटकर नहीं गिरते हैं। आग लगने की संभावना कम होती है। शहरों की सुंदरता बनी रहती है। ज्यादा स्थान नहीं घेरती है। वोल्टेज रेगुलेशन की समस्या कम होती है। हानि इसकी ये है कि ये महंगी पड़ती है, और दूसरा इसकी टेपिंग करना मुश्किल होता है, और केबलों को जोड़ने का कार्य भी काफी कठिन और व्ययशील होता है। मतलब इसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। फिर है अंडरग्राउंड केबल्स की संरचना। सबसे इम्पोर्टेंट पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, और इसी से क्वेश्चन बनता है कि अंडरग्राउंड केबल की संरचना किस प्रकार से होती है। तो मैं आपको एक बेसिक जो डायग्राम बनाया हुआ है वो बताती हूँ। इस तरीके से हमारे अंडरग्राउंड केबल की संरचना होती है। चाहे कोई सा भी केबल ले लो, इसमें एक आधा इंसुलेशन कम ज्यादा हो सकता है, तो इंसुलेशन की इतनी परतें उस पर लगाई जाती है। ये हमारे बीच में ये है, नीचे लिखा है 3 कोर बेल्टेड केबल। ये हमारी 3 कोर केबल है। अब इसमें इतने तरह के, ये देखो, पेपर इंसुलेशन, यहाँ पर पेपर बेल्ट इंसुलेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट यहाँ पर है पेपर इंसुलेशन, सेकंड यहाँ पर है पेपर बेल्ट, थर्ड जो की गई है लेड सीथ, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ जो की गई है उसको बेडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है उसको आर्मरिंग कहते हैं, और हमारी जो लास्ट होती है उसको कहते हैं सर्विंग। तो ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई में कि सर्विंग क्या होती है, आर्मरिंग क्या होती है, बेडिंग किसे कहते हैं, लेड सीथ क्या होती है, और इसमें इंसुलेशन में जो मटेरियल यूज में लिया जाता है वो किस तरह का होता है, ये भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये इस डायग्राम को आप देख लीजिए ढंग से। सभी जितनी भी केबल है अंडरग्राउंड केबल्स की संरचना लगभग ऐसी ही होती है। एक आधा इंसुलेशन कम ज्यादा हो सकता है, वरना ये प्रोसेस यही रहता है कि सबसे पहले इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद लेड सीथ के बाद बेडिंग, बेडिंग के बाद आर्मरिंग, आर्मरिंग के बाद सर्विंग। तो ये चीजें हम अभी समझेंगे कि ये क्या क्या होती है और कैसे की जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंडरग्राउंड केबल की संरचना। सबसे पहले होती है कोर, मिड में कॉपर या एल्यूमिनियम चालक की होती है। कोर की संख्या 1, 2, 3, 4 हो सकती है। 4 कोर केबल में न्यूट्रल तार का जो आकार होता है अन्य तीनों तारों की अपेक्षा आधा होता है। सेकंड, अभी आपने देखा इसमें सेकंड क्या था, इंसुलेशन। तो इंसुलेशन विद्युत रोधन, यानी हिंदी में कहते हैं विद्युत रोधन। केबल कोर या जो कोरों की इंसुलेशन होता है विद्युत रोधी संसेचित कागज यानी इमस्ड जो पेपर होता है द्वारा बनाया जाता है। संसेचित कागज के अलावा कागज वार्निश युक्त कैम्ब्रिक और वल्कनित बिटुमनी लो वोल्टेज का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है आईटीआई में कि इंसुलेशन जो उपयोग में लेते हैं केबल में वो कैसा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें से हमें चूज करना होता है। तो ये आपको शॉर्ट मतलब एक नोट्स की तरह प्रोवाइड करा रही हूँ कि नोट्स हैं, आप इनको भी पढ़ लोगे तो आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे। तो क्या है, संसेचित कागज द्वारा बनाया जाता है। संसेचित कागज के अलावा कागज वार्निश युक्त कैम्ब्रिक और वल्कनित बिटुमनी लो वोल्टेज पर प्रयोग किए जाते हैं। यदि इंसुलेशन यानी विद्युत रोधन के लिए कैम्ब्रिक प्रयोग की गई है तो कैम्ब्रिक टेप की परतों के बीच पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं, जो कि केबलों को अधिष्ठापित
यानी इंस्टॉल करते समय हिलने के कारण उत्पन्न जो घर्षण होता है उसको रोकने में सहायक होती है, या फिर उससे होने वाली हानि से हमारी उसकी केबल की सुरक्षा करती है। फिर है तीसरा मेटेलिक सीथ, जो देखिए यहाँ पर लेड सीथ लिखा है ना, लेड सीथ, ये है मेटेलिक सीथ, ये है इसकी तीसरी परत, ये आप देख पा रहे हैं। तो केबल के अवरोधी पदार्थ में नमी पहुंचने को रोकने के लिए केबल के विद्युत रोधी के ऊपर शीशे की मिश्र धातु या एल्यूमिनियम धातु का आवरण प्रदान करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ये जो सीथ या लेड सीथ जो परत लगाई जाती है वो किस लिए लगाई जाती है, ताकि केबल में अवरोधी पदार्थ में नमी पहुंचने को, ये इंपॉर्टेंट है, नमी पहुंचने को रोकने के लिए केबल में मेटेलिक सीथ जो लेड सीथ लगाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेडिंग। ये हमारी संरचना में नेक्स्ट क्या है, लेड सीथ के बाद बेडिंग। लेड सीथ किस लिए लगाई जाती है, ताकि नमी को जो केबल में जाने वाली नमी को रोक सके। अब बेडिंग क्या काम आती है, धात्विक आवरण को आर्मरिंग के कारण होने वाली यांत्रिक क्षति और संक्षारण से बचाने के लिए धात्विक आवरण पर बेडिंग की जाती है। अब देखो यहाँ पर पहले लेड सीथ है, फिर उसके बाद बेडिंग और उसके बाद आर्मरिंग। जो आर्मरिंग है वो क्या है, एक धात्विक मेटल एक आवरण है, जिसके कारण क्या होगा, आपस में लेड सी तो दोनों ही अगर ठोस हो गए तो वो आपस में क्या करेंगे, घर्षण करेगा। उस घर्षण को यानी यांत्रिक क्षति को रोकने के लिए क्या किया जाता है, बीच में बेडिंग किया जाता है धात्विक। तो ये सीधा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, धात्विक आवरण को आर्मरिंग के कारण, धात्विक मेटेलिक सीथ को आर्मरिंग के कारण होने वाली यांत्रिक क्षति और संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, बेडिंग की जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। बेडिंग कैसी होती है, रेसेदार पदार्थों का यौगिक पेपर टेप होता है या सुरक्षात्मक यौगिकों से युक्त जूट या सन टेप होता है। अब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इनमें से बेडिंग किस धातु की जाती है, तो आपके ऑप्शन में होता है जूट, सन टेप, पेपर टेप या फिर कुछ और लिखा होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन हो वो ये होगा। अब उसके बाद बेडिंग के बाद क्या की जाती है, आर्मरिंग। क्वेश्चन ये आपको लेयर्स जो है संरचना केबल की वो आपको एक तरह से रट ही लेनी है कि किसके बाद कौन सी लेयर आती है। बेडिंग के बाद आती है आर्मरिंग। केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए यहाँ पर देखो धात्विक आवरण को यानी इसके ऊपर जो ये मेटेलिक सीथ जो लेड सीथ लगाई गई है उससे और आर्मरिंग दोनों आपस में घर्षण उसकी जो यांत्रिक क्षति होती है इसको बचाने के लिए बेडिंग की गई है। और उसके बाद आर्मरिंग केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए बेडिंग के ऊपर एक या दो गैल्वेनाइज्ड स्टील तार या स्टील टेप की परतों से आर्मरिंग की जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि बेडिंग किस लिए की जाती है, तो यहाँ पर आ गया धात्विक आवरण और आर्मरिंग के कारण होने वाली यांत्रिक क्षति और संक्षारण से बचाने के लिए बेडिंग की जाती है। इसके बाद आर्मरिंग का पूछा जाता है कि आर्मरिंग कहाँ पर की जाती है, आर्मरिंग बेडिंग पर की जाती है। और एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आर्मरिंग किससे पहले यानी सर्विंग के पहले की जाती है बाद में की जाती है, तो सर्विंग के पहले की जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए बेडिंग के ऊपर एक या दो गैल्वेनाइज्ड स्टील या स्टील टेप। अब आर्मरिंग कैसे प्रदान की जाती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आर्मरिंग कैसे, स्टील तार या स्टील टेप जो होती है उसके द्वारा आर्मरिंग प्रदान की जाती है। फिर सबसे लास्ट की जो लेयर है उसको सर्विंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं केबल के लास्ट की लेयर को क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। आर्मरिंग के ऊपर अब कहाँ की जाती है, आर्मरिंग के ऊपर बेडिंग की भांति रेसेदार सेम बेडिंग जैसा ही होता है पर आर्मरिंग को ढकने के लिए एक और परत दी जाती है, उसको सर्विंग कहते हैं। आर्मरिंग के ऊपर बेडिंग की भांति रेसेदार पदार्थों की एक परत प्रदान की जाती है जिसे सर्विंग कहते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक केबल की संरचना। ये इतना अगर आपको समझ आ गया है तो ये मान लो आपने अंडरग्राउंड केबल्स की संरचना को समझ लिया है। सिर्फ नाम आपको रटने हैं, नाम आप आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, सेम संरचना आगे चलती जाएगी। इसको बहुत गौर से इस डायग्राम को देख लीजिए। ये हमारी कोर है, कोर के बाद एक पेपर इंसुलेशन है, विद्युत रोधन लगाया गया है, फिर उसके बाद एक पेपर बेल्ट एक्स्ट्रा इंसुलेशन किया गया है, फिर लेड सीथ जिसको मेटेलिक सीथ कहा जाता है। मेटेलिक सीथ के ऊपर बेडिंग की जाती है, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग की जाती है और आर्मरिंग के बाद लास्ट में सर्विंग की जाती है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस है और ये हमारी बेसिक संरचना है हमारे अंडरग्राउंड केबल की। अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमारी जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो किस प्रकार बनाई जाती है। अब जो भी हमने इंसुलेशन सारे के सारे क्या थे, इंसुलेशन मटेरियल थे, जितने भी थे
अभी चाहे सर्विंग की, वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल, आर्मरिंग, बेडिंग, सारे के सारे इंसुलेशन मटेरियल। अब हमारे जो केबल पर जितने भी इंसुलेशन किए जाते हैं, जितनी भी लेयर में, वो उसमें क्या गुण होने चाहिए। देखो, केबल विद्युत रोधी पदार्थ कैसा होना चाहिए। सबसे पहले परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए, यानी उसकी वोल्टेज सहन जो सामर्थ्य होती है वो उच्च होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठोस और नम्य फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रत्यास्थता और यांत्रिक गुण उच्च होने चाहिए। आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए, मतलब नमी नहीं सोखना चाहिए। उच्च तापमान सहन कर सके, ऐसा होना चाहिए। ताप प्रसार गुणांक निम्न होना चाहिए। ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। इस पर अम्लों और क्षारों और रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसकी विद्युतशीलता निम्न होनी चाहिए। तो ये सारे गुण हमारे केबल के जो भी इंसुलेशन परत या जितनी भी लेयर्स लगाई जाती है उनमें ये गुण होना चाहिए। अब आपको संरचना प्रॉपरली याद हो गई होगी। सबसे पहले कोर के बाद इंसुलेशन, जो चाहे पेपर का हो चाहे रबड़ का हो, जो भी इंसुलेशन, फिर मेटेलिक सीथ के बाद बेडिंग के बाद आर्मरिंग के बाद सर्विंग की जाती है। अब ये जो मटेरियल है, जो हम विद्युत रोधी इंसुलेशन के लिए जो मटेरियल उपयोग में लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है रबड़। लो वोल्टेज केबलों में प्रयोग किया जाता है। ये आर्द्रताग्राही और भंगुर होता है। परावैद्युत सामर्थ्य यानी 300 केवी प्रति सेंटीमीटर है। प्राकृतिक रबड़ को विद्युत रोधी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च तापमान सहन नहीं कर सकता। प्राकृतिक रबड़ में कुछ खनिज जैसे जिंक ऑक्साइड, लाल सीसा आदि को मिलाकर विद्युत रोधी पदार्थ बनाया जाता है। फिर उसके बाद है सेकंड, वल्कनित इंडिया रबड़, VIR जिसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। रबड़ की प्रत्यास्थता तथा ताप सहनशीलता बढ़ाने के लिए उसे वल्कनित किया जाता है। वल्कनित करने के लिए रबड़ को 1 से 5% गंधक के साथ जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशिया या लिथार्च उत्प्रेरक की उपस्थिति में 130 डिग्री से 160 डिग्री तक गर्म किया जाता है। तो ये इसको कहते हैं, जब गर्म किया जाता है इसी को कहते हैं वल्कनाइज्ड करना। ठीक है, तो ये कौन कौन सा मटेरियल मिलाया जाता है इसके अंदर गंधक के साथ? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशिया या लिथार्ज। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। दूसरा VIR जो वल्कनित इंडिया रबड़ होता है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? 130 डिग्री से 160 डिग्री पर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? वल्कनाइज इंडियन रबड़। ठीक है, फिर थर्ड आता है संसेचित कागज, जो सबसे ज्यादा इंसुलेशन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये इमर्स उच्च परावैद्युत सामर्थ्य यानी न्यून धारिता और सस्ता होने के कारण कागज का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। इनमें केवल एक दोष है, ये नमी शोषक होते हैं, जिसके कारण विद्युत रोधन घटता है। अतः विद्युत रोधी के रूप में प्रयोग करने से पूर्व इसे किसी विद्युत अवरोधी तेल में संसेचित, इसीलिए इसे ऑयल इमर्स पेपर भी कहते हैं, मतलब इसको ऑयल में डुबोकर, यानी इसकी जो नमी सोखने की क्षमता को कम किया जाता है। इसका गुण क्या है? परावैद्युत सामर्थ्य 300 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, सुरक्षित तापक्रम जो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो दोष है पेपर अवरोधी केबलों के लिए के सिरों के कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा नमी, अगर इसकी जो कोर के ऊपर के सिरे अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? नमी शोषक करके उसका अवरोधी प्रतिरोध घट जाएगा। केबल के सिरों को साधारणतया मोम या चारकोल से ढक देना चाहिए। चौथा है वार्निश कैम्ब्रिक। अब वार्निश कैम्ब्रिक को एम्पायर टेप भी कहते हैं। यह वार्निश, अब ये भी पूछा जाता है ITI में, वार्निश कैम्ब्रिक या एम्पायर टेप का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पायर टेप भी इसे कहते हैं। यह वार्निश से लेपित और संसेचित सूती कपड़ा यानी फीते यानी टेप के रूप में होता है। इसे केबल पर लगाने के बाद इसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, ताकि एम्पायर टेप की विभिन्न परतें एक दूसरे के ऊपर सरलता से सरक सके। क्योंकि वार्निश कैम्ब्रिक भी नमी शोषक होते हैं, इसलिए कैम्ब्रिक के केबल के ऊपर इसके ऊपर सीसा आवरण देना अनिवार्य है। अगला जो इंसुलेशन मटेरियल है वो है PVC। इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। यह एक थर्मोप्लास्टिक संश्लिष्ट रेजिन है, जिसे एसिटिलीन और हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं किनका मिश्रण होता है, PVC किसका मिश्रण है, जिसे एसिटिलीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों की पारस्परिक प्रक्रिया स्वरूप बने विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज करके प्राप्त किया जाता है। PVC के प्लास्टिक गुण उसमें उपस्थित प्लास्टिसाइजर की मात्रा पर निर्भर करते हैं। PVC केबल लो और मीडियम वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है वल्कनित बिटुमनी। यह केबल
बक्सों को भरने में प्रयोग किया जाता है। इस पर नमी का प्रयोग नहीं पड़ता है, नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है और रबड़ की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। इसकी कमी यह है कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान सहन नहीं कर सकता। उसके बाद है हमारा गुट्टा पच्चा। यह रबड़ जैसा ही है। टेलीफोन और तार उद्देश्यों के लिए समुद्री केबलों में प्रयोग किया जाता है। फिर है एस्बेस्टस। यह एक सफेद और भूरे रंग का खनिज है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट है। लो और मीडियम वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। स्विच बोर्ड, फ्यूज बक्से, विद्युत भट्टी, विद्युत इस्त्री आदि में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंसुलेशन मटेरियल है, रेशम और सूत, सिल्क और कॉटन। यह लो वोल्टेज इंसुलेशन के लिए उपयुक्त है। यह प्राय विद्युत मापन उपयंत्र यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और मोटर वाइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है एनामल्ड इंसुलेशन। इसका फटने की संभावना अधिक होती है। यह सस्ता पड़ता है। यह भी मापक यंत्र और मोटर वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। केबलों का जो वर्गीकरण, अब ये तो सारे थे इंसुलेटिंग मटेरियल कि जो हम उपयोग में लेते हैं। फिर है केबलों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया गया है। केबलों का वर्गीकरण निम्न वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज, अत्यधिक उच्च वोल्टेज, अत्यधिक अति उच्च वोल्टेज। अब देखिए ये आपके आईटीआई में सीधे क्वेश्चन आते हैं। लो वोल्टेज यानी लो टेंशन केबल कितने वोल्ट पर होती है? 1000 वोल्ट तक। उच्च वोल्टेज यानी हाई टेंशन केबल 11000 वोल्ट यानी 11 केवी। ये बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अति उच्च वोल्टेज यानी सुपर टेंशन वोल्टेज कितनी होती है? 33 केवी या 33000 वोल्ट। अत्यधिक उच्च वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज होती है 132 केवी तक। अत्यधिक अति उच्च वोल्टेज यानी एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल जो होती है 132 केवी के ऊपर होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं निम्न वोल्टेज केबल 6600 वोल्ट तक लो वोल्टेज केबल, जिसमें क्या होता है जो अब संरचना बताई गई है इसमें कि जो केबल की संरचना होती है उसमें पहला कोर होता है, फिर पेपर इंसुलेशन होता है, फिर सीधा लेड सीथ, फिर उसके बाद सर्विंग, मतलब इसमें बेडिंग नहीं है। फिर उसके बाद है सेकंड हाई टेंशन केबल में ये एच प्रकार, एसएल प्रकार और एचएसएल प्रकार के होते हैं। जो एच प्रकार के जो केबल हैं इसमें बेल्ट इंसुलेशन यानी जो आपको इस डायग्राम में एक्स्ट्रा जो पहले इंसुलेशन करके फिर एक बार और पेपर बेल्ट लगाया गया, मतलब एक बार और पेपर का इंसुलेशन किया गया है, वो इसमें नहीं होता है, बल्कि पेपर प्रत्येक कोर पर वांछित मोटाई तक पेपर लपेटा जाता है। मतलब हर कोर पर अलग अलग एक पेपर लपेटा जाता है ताकि चित्र में जो पेपर होता है उसमें रिक्त स्थान ना रहे, ताकि वो नमी ना सोख सके। और सेकंड इसका उपयोग 66 किलोवोल्ट तक उपयुक्त है। एसएल प्रकार यानी लेड सीथ प्रकार का जो केबल है, प्रत्येक कोर पर संसेचित पेपर व अलग से प्रत्येक पर सीसा आवरण किया जाता है। क्यों किया जाता है ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं आपको, क्यों ताकि वो नमी ना सोख सके। फिर तीनों को एक आर्मरिंग और उसके बाद सर्विंग, तीनों को मिलाकर पहले अलग अलग उस पर सीसा आवरण किया जाता है, फिर तीनों की आर्मरिंग और उसके बाद सर्विंग की जाती है। इसका उपयोग 66 किलोवोल्ट तक किया जाता है। फिर है एचएसएल प्रकार टाइप, तो एच जो एच प्रकार की पहले बताई थी और एसएल, इन दोनों का जो संयुक्त रूप होता है वो एचएसएल प्रकार का होता है। अति उच्च वोल्टेज यानी सुपर टेंशन जो वोल्टेज, सुपर टेंशन की जो केबल अति उच्च वोल्टेज सुपर टेंशन केबल 33 किलोवोल्ट या इससे अधिक या से मतलब 66 किलोवोल्ट तक सीमित है। जब वोल्टेज 66 किलोवोल्ट से बढ़ता है तो परावैद्युत प्रतिबल तथा तापमान सुरक्षित सीमा से बढ़ता है और केबल में रिक्त स्थान बनने लगता है। इनके बढ़ने से रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है, अतः अंत में केबल खराब हो जाती है। इस उद्देश्य के लिए 132 या उच्च वोल्टेज हेतु अति उच्च वोल्टेज केबल बनाए जाते हैं। उच्च वोल्टेज केबल में समरूप और दाबित यानी एक प्रेशर दाबित विद्युत रोधन तेल या गैस की सहायता से प्राप्त किया जाता है। अत्यधिक अति उच्च वोल्टेज यानी एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल में सुपर टेंशन केबल यानी तेल पूरित और गैस दाब या दाब केबल यानी ऑयल फील्ड केबल या गैस प्रेशर और गैस कंप्रेस्ड केबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस प्रकार होते हैं? सिंगल कोर ऑयल फील्ड कंडक्टर, चालक के केंद्र में तेल छिद्र वाहिनी यानी एक नली है जो चालक के
ऊपर पेपर विद्युत रोधन तथा सीसा आवरण प्रदान किया जाता है। मतलब कुल मिला के ये किया जाता है कि एक जो पेपर का जो इंसुलेशन किया जाता है उसको किसी ना किसी तरह ऐसा स्ट्रॉन्ग या सॉलिड बना दिया जाए कि ताकि वो नमी को ना सोख सके किसी भी तरीके से। तो यही है, तो इसमें विद्युत रोधन सीसा आवरण प्रदान कर दिया जाता है। इस सीसा आवरण के ऊपर संसेचित कपड़े या टेप और फिर पीतल की कैप यानी पीतल की टेप से आर्मरिंग प्रदान की जाती है। पीतल टेप के ऊपर संसेचित कपड़े की टेप और पुनः सीसा आवरण लगाया जाता है। बाह्य सीसा को सर्विंग द्वारा आच्छादित कर दिया जाता है। मतलब एक तरह से एक और आवरण उसको देके उसको सर्विंग बना दिया जाता है। केबल में तेल रिक्त स्थान नहीं बनने देता और पीतल का टेप जो केबल के अंदर से फूलने से रोकता है। अब 3 कोर, वो तो था सिंगल कोर, अब 3 कोर पूरक अंतराल वाहिनी केबल। इसमें तेल वाहिनियां पूरक अंतराल में होती है। ये वाहिनियां छिद्र में धातु रिबन ट्यूबों से बनी होती है। तेल पूरित केबलों में तेल को वायुमंडलीय दाब से उच्च दाब पर रखने के लिए टैंक प्रदान किए जाते हैं। गैस दाब केबल, बाह्य दाब केबल और आंतरिक दाब केबल। बाह्य दाब केबल, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है जिससे भार और थर्मल रेजिस्टेंस घटता है। दाब केबल पर बेडिंग और सर्विंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। केबल को 10 से 20 mm बड़े स्टील पाइप में स्थापित किया जाता है। पाइप को नाइट्रोजन गैस से 12 से 15 वायुमंडलीय दाब पर भरा जाता है। आंतरिक दाब केबल, आंतरिक दाब केबल उच्च दाब गैस पूरित। गैस का दाब अति उच्च वोल्टेज पर 12 वायुमंडल या अति उच्च वोल्टेज पर 6 वायुमंडल दाब पर रखा जाता है। गैस कुशन केबल, इसमें पूरी लंबाई में सीसा आवरण और परावैद्युत के बीच प्रदान किया जाता है तथा रोकों से विभाजित किया जाता है। इसमें फॉल्ट होगा उसी की गैस व्यर्थ जाएगी, मतलब जिसमें फॉल्ट होगा उसी की गैस निकलेगी। संसेचित केबल जो है, यह केबल ठोस केबल जैसा होता है। इस केबल में समूह संसेचित कागज परावैद्युत होती है। 12 से 14 वायुमंडल दाब और नाइट्रोजन गैस होती है। तो कुल मिला के आपको ये बेसिक्स है पूरा, जो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया वहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं आईटीआई में। तो आप इसको अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ लें, समझ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये नोट्स बनाए हुए आपके काम आएंगे। उसके बाद अंडरग्राउंड केबल्स का लास्ट टॉपिक है हमारा भूमिगत केबलों को बिछाने या स्थापना करने की विधियां। अब ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछा जाता है किस किस विधि से अंडरग्राउंड केबल को डाला जाता है। सीधे ही भूमि में बिछाना, वाहिनों या पाइप में डालना, फिर ठोस बिछावन में। ये 3 विधि है। पहली है केबलों को सीधा ही भूमि में डालने की विधि। इस विधि में 1 मीटर गहरी और आधा मीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है। खाई के तले में बारीक रेत की लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी तह जमाई जाती है। रेत केबल की नमी से कुछ हद तक रक्षा करती है। केबलों को खाई में बिछाने पर फिर उस पर रेत की परत, पहले रेत फिर केबल फिर रेत एक परत, उस पर ऊपर मिट्टी की परत बिछाई जाती है। केबल के बाह्य क्षति से बचाने के लिए खाई को लकड़ी के तख्तों, ईंटों, खपच्चों या कंक्रीट की बिछावन से या पट्टियों से ढक दिया जाता है। इस विधि में साधारणतः आर्म्ड केबल प्रयोग किए जाते हैं। ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है कौन से केबल प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड विधि है वाहिनियों या पाइप में केबल बिछाने। इसमें कंड्यूट पाइप वाहिनियां या ट्यूब पहले खाई में डाल दी जाती है और फिर केबलों को मेन होल या ईंटों के कुंड में से खींचा जाता है। इस विधि में प्रयोग किए गए पाइप इस्पात, पिटवा लोहा, सीमेंट, रेसे, स्टोन के और आदि के और केबल बिना आर्म्ड हो सकते हैं, परंतु केबल को बिछाने के समय होने वाली यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए उस पर सन टेप की सर्विंग की जाती है। यह कम दूरी और तंग क्षेत्रों में उपयुक्त है। लास्ट है ठोस विधि। इस विधि में केबल को मांद या कंटेनर, मतलब एक बड़ा ऐसे कंटेनर या प्याली में बिछाकर खाई में डाला जाता है। ये जो मांद बनाया जाता है वह ढलवा लोहा, एस्फाल्ट उपचारित लकड़ी या स्टोन वेयर की बनी होती है। केबल में मांद बिछाने के बाद मांद को बिटुमेन या एस्फाल्ट के यौगिक से भरकर ढक दिया जाता है। इस विधि में सीसा आवरण केबल होते हैं। अब तीनों में केबल बता दिया गया है कौन सा, इसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है।
तो अंडरग्राउंड केबल आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन आईटीआई में बनते हैं बेसिक्स क्वेश्चन, वो सब कुछ इस नोट्स में कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो कमेंट करके अगर आपको कोई इसमें कोई दिक्कत आई है या समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।